हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, अपन जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो एंशियंट हिस्ट्री आपके सामने, प्राचीन इतिहास के जो जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन है उसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर सेकंड का अगला महत्वपूर्ण पर्सन है गुप्त काल की प्रशासनिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। गुप्त काल है वो आपके सामने सबसे, आपने भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। उसकी प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्या विशेषता रही, आर्थिक दृष्टिकोण से क्या विशेषता रही और सांस्कृतिक विशेषताएं क्या रही, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है आपके सामने। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 16,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है। जिस जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया, सभी बच्चों से अनुरोध है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। ये वाली पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां से जाकर जरूर से ये आपके सामने पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। गुप्त काल है वो लगभग आपके सामने 320 से लेकर 550 ईस्वी पूर्व तक आपके सामने देखने को मिलती है। जो गुप्त काल आपके सामने वो कब तक देखने को मिला, आपके सामने 320 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक देखने को मिलता है। और इसी को क्या कहा जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। गुप्त काल को क्या कहा जाता है, भारतीय इतिहास का आपके सामने स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। क्योंकि क्योंकि इस दौरान कला, विज्ञान, साहित्य व प्रशासन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिली थी। आपके सामने जो गुप्त काल है, इसके अंदर भारत में कला का जो योगदान है वो बहुत आगे बढ़ा, विज्ञान का जो योगदान है वो भी बहुत आगे बढ़ा, साहित्य और प्रशासन से संबंधित जो चीजें हैं उसमें भी बहुत ज्यादा आपके सामने प्रगति देखने को मिलती है। तो ये आपके सामने इसीलिए क्या कहा जाता है, गुप्त काल को आपके सामने भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें, किस किस प्रकार की प्रशासनिक विशेषताएं या व्यवस्थाएं देखने को मिलती थी गुप्त काल के समय, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। राजतंत्र, तंत्रात्मक शासन देखने को मिलता था। मतलब जो गुप्त काल में क्या होता था, राजा है उसको सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है, जिसमें उसका पद किस प्रकार से होता था, वंशानुगत उसका पद देखने को मिलता था। समझ में आ गया। मतलब जो जैसा कि और अन्य आपके सामने राजतंत्रात्मक प्रणालियां होती हैं, जहां पे राजा है वो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, सबसे बड़ा पद उसी का होता है। उसी का पद किस प्रकार से भी देखने को मिलता है, वंशानुगत पद्धति से उसका पद भी देखने को मिलता है। तो उसी तरीके का शासन प्रणाली आपके सामने गुप्त काल में भी देखने को मिलती थी। इनका राजा सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था, जिसका पद किस प्रकार से होता था, वंशानुगत पद के आधार पर इनका पद हुआ करता था, जिसका पिताजी जो राजा है तो उसका बेटा राजा बन जाता था। अलग अलग राजाओं ने अलग अलग प्रकार की आपके सामने जो उपाधियों का धारण किया, महाराजा धीराज, परम भट्टाचार्य जैसी उपलब्धियां धारण की, जिनसे उनकी बढ़ी हुई शक्तियों को दर्शाती है। मतलब पहले जो राजा है वो अपनी जो कोई भी क्षेत्र को जीतते थे तो उसी हिसाब से अपनी क्या कर लेते थे, उपाधियों को धारण कर लेते थे। तो जो गुप्त काल के जो राजा हुआ करते थे, इनके द्वारा अलग अलग प्रकार की उपाधियां धारण की, जिसमें महाराजा धीराज की उपाधि है वह परम भट्टाचार्य की उपाधि। आपके सामने जो अनेक राजाओं के द्वारा अनेक प्रकार की जो उपाधियां उसको धारण किया गया। प्रमुख रूप से आपके सामने जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, उनके द्वारा किसकी उपाधि धारण की गई, महाराजा धीराज की उपाधि है वो उनके द्वारा धारण की गई थी। अगले वाला पॉइंट आपके सामने प्रांतीय व स्थानीय शासन देखने को मिलता था। सम्राट प्रांतों में विभाजित था। मतलब जो साम्राज्य हुआ करता था, जो सम्राट का जो साम्राज्य हुआ करता था, वो अलग अलग प्रकार के प्रांतों में देखने को मिलता था, अलग अलग प्रकार के प्रांतों में विभाजित था, जिसका मुखिया उपारिका होता था। प्रांत है वो जिलों में, अलग अलग जिलों में बटे हुए थे, जिनका मुख्य मुखिया कौन होता था, प्रमुख कौन होता था, विषयपति होता था। मतलब प्रांत है ना, जैसे अपन राजस्थान, जैसे वो आपके समझ लो कि भारत एक संघ है ना, उस तरीके से समझ लो कि गुप्त वंश चल रहा है, उसमें उसके छोटे छोटे प्रांत हुआ करते थे। जैसे प्रांत क्या हो गया, राजस्थान एक प्रांत हो गया, और उनका प्रमुख कौन होता था, प्रांत या जिला बोल सकते हैं, उसका प्रांत विषयपति होता था। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी, और उसमें भी फिर गांव है देखने को मिलते थे, जो सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी, और उसके मुखिया को क्या बोला जाता था, ग्रामीण बोला जाता था। समझ में आ गया आपके सामने। सबसे छोटी इकाई उनके समय भी ग्राम देखने को मिलती थी, आज भी ग्राम है, आज अपन सरपंच बोल देते हैं, वो ग्रामीण बोला करते थे। समझ में आ गया। आज के समय जो मुख्यमंत्री हुआ करता है उसको वो क्या बोल रहे हैं, विषयपति के नाम से बोला करते थे। याद करने के लिए बता रहा हूं आपके सामने, समझ में आ गया, ट्रिक से याद कर लेना। केंद्रीय व स्थानीय स्वायत्ता, केंद्रीय नियंत्रण के बावजूद स्थानीय प्रशासन में ग्राम सभाओं और नगर परिषदों को काफी स्वायत्ता
प्राप्त की थी। मतलब आपके सामने जो केंद्रीय नियंत्रण देखने को मिलता था, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो संघ है उसके द्वारा, राजाओं के द्वारा आपके सामने नियंत्रण देखने को मिलता था। जिसके बावजूद आपके सामने जो स्थानीय प्रशासन में ग्राम सभाएं व नगर परिषद में काफी स्वायत्ता थी। मतलब राजा पूरी तरीके से चीजों को नियंत्रित करता था, लेकिन फिर भी गांव हो गए, जो ग्राम सभाएं हुआ करती थी जिनका मुखिया ग्रामीण होता था, नगर परिषद या शहर देखने को मिलते थे, उनको काफी स्वायत्ता होती थी। मतलब जो आज के समय आप ग्रामीण और नगरीय व्यवस्था देखते हो, वो व्यवस्था उस समय भी लागू थी। यह जो स्वायत्त संस्थाएं थी आपके सामने अपने निर्णय स्वयं ले सकती थी। मतलब ये जो संस्थाएं थी, इनको अपने स्वयं निर्णय लेने का अधिकार हुआ करता था। ये खुद अपने स्वायत्त रूप से अपने फैसले लेने के लिए क्या थी, अपने समय स्वायत्त थी, पूरे फैसले अपने खुद से ले सकती थी। अगले वाला पॉइंट है न्याय व्यवस्था। गुप्त काल में न्याय व्यवस्था अधिक विकसित व सुव्यवस्थित दिखाई पड़ती थी। मतलब गुप्त काल की बात करें आपके सामने, गुप्त काल में जो न्याय व्यवस्था थी वो काफी ज्यादा विकसित और सुव्यवस्थित हमें नजर आती थी, जिसमें अलग अलग प्रकार के पद देखने को मिलते थे, जिसमें दीवानी और फौजदार कानून स्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए थे। जहां पर किसकी बात की गई थी, दीवानी और फौजदार। दीवानी मतलब आपके सामने जो नॉर्मल कोई घर परिवार में विवाद हो गया, कोई भूमि का विवाद हो गया, इस प्रकार के जो नॉर्मल विवाद होते हैं, चोरी कर ली किसी ने, इसको दीवानी विवाद के नाम से जाना जाता है। फौजदारी आपके सामने क्रिमिनल से संबंधित कोई हो गया, जैसे किसी ने लड़ाई कर ली, किसी ने किसी की हत्या कर दी, किसी ने आपके सामने जो क्रिमिनल से संबंधित चीजें हो गई, हत्या से संबंधित, उसको फौजदारी कानूनों के नाम से जाना जाता है। और इसके बीच में भी स्पष्ट परिभाषा देखने को मिलती थी। सैन्य व्यवस्था की बात करें, गुप्त राजाओं के पास एक बड़ी व सुसंगठित सेना हुआ करती थी। मतलब जो गुप्त राजा हुआ करते थे उनके पास एक बहुत बड़ी और सुसंगठित सेना हुआ करती थी, संगठित रूप से एक सेना देखने को मिलती थी, जिसमें अलग अलग प्रकार की चीजें देखने को मिलती थी। पैदल सेना, घुड़सवार सेना व हाथी सेना से शामिल थी। मतलब गुप्त राजाओं के पास एक छोटी सेना, बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी, जिसमें लोग पैदल सेना से चलते थे, घुड़सवारी सेना से चलते थे और हाथी सेना से चलते थे। अलग अलग प्रकार की सेनाओं के द्वारा वो चला करते थे आपके सामने। समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन आर्थिक विशेषताओं की। आर्थिक विशेषताएं किस प्रकार से देखने को मिलती थी, मतलब पैसे किस प्रकार से वो कमाया करते थे। पहला पॉइंट है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। जो आपके सामने जो एक व्यवस्था हुआ करती थी गुप्त काल में, वो किस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती थी, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था देखने को मिलती थी। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वो मुख्य तौर पे जिसमें गेहूं, जौ, चावल, दालें व गन्ना प्रमुख रूप से थी। मतलब गुप्त काल में आपके सामने मुख्य रूप से फसल है, कृषि है, वो मुख्य रूप से की जाती थी। कृषि उनका मुख्य व्यवसाय हुआ करता था, जिसमें वो गेहूं उगाते थे, जौ उगाते थे, चावल, दाल व गन्ना है, इन जैसी फसलों को मुख्य रूप से उनके द्वारा उगाया जाता था। उनके द्वारा क्या देखने को मिलता था, उन्नत सिंचाई पद्धतियों का भी प्रयोग किया जाता था। आज के समय जो मॉडर्न जो आपके सामने जो सिंचाई पद्धतियां हैं वो देखने को मिलती थी। मतलब नहरों का निर्माण करना उन्होंने उसी समय शुरू कर दिया था, नहरों के माध्यम से वो सिंचाई किया करते थे। अगला पॉइंट है व्यापार व वाणिज्य। आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार का व्यापार फला फूला उनके समय। गुप्त काल में आपके सामने आंतरिक व्यापार मतलब जो आपके सामने जो राज्य के लोग जो लोग हुआ करते थे वो आपस में शहर के अंदर आपके सामने काफी जो व्यापार है वो किया करते थे, और अपने जो राज्य से दूसरे राज्य के बीच में भी आपके सामने व्यापार आपके सामने हुआ करता था, या विदेश में भी व्यापार देखने को मिलता था। विदेशी व्यापार की बात करें तो आपके सामने पश्चिमी रोमन साम्राज्य, पूर्व व दक्षिणी पूर्व में एशिया से व्यापारिक संबंध थे। अलग अलग के प्रशासन से, अलग अलग व्यवस्थाओं से आपके सामने अलग अलग प्रकार के रिश्ते देखने को मिलते थे। जहां पर पश्चिमी साम्राज्य में आपके सामने पश्चिम में रोमन साम्राज्य से रिश्ते देखने को मिलते थे, पूर्व व दक्षिण पूर्व एशिया से भी जो उनके व्यापारिक संबंध देखने को मिलते थे। प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी देखने को मिलते थे, अलग अलग प्रकार के व्यापारिक केंद्र भी देखने को मिलते थे, जिसका केंद्र उज्जैन, पाटलिपुत्र व बड़ौद जैसे केंद्र थे। मतलब इनके द्वारा आपके सामने जो अर्थव्यवस्थाओं की बात करें, इसमें अलग अलग प्रकार के व्यापारिक केंद्र भी थे, जिसमें उज्जैन हो गया, पाटलिपुत्र हो गया व बड़ौद हो गया, ये कुछ प्रमुख आपके सामने व्यापारिक केंद्र थे। समझ में आ गया आपको। स्वर्ण मुद्राओं की बात करें, गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के, दिनार है, उनके जारी किए। मतलब गुप्त सेनाओं के द्वारा क्या किया गया, बहुत बड़ी संख्या में जो सोने के सिक्के हैं उनको जारी किया गया, जो
आर्थिक समृद्धि के प्रतीक थे। मतलब इससे ये चीज पता चलता है कि उनके पास सोने व चांदी का कितना बड़ा भंडार देखने को मिलता था। समझ में आ गया। और अच्छे से याद कर लेना, दिनार है वो किसके द्वारा किया गया था? गुप्त राजाओं के द्वारा सोने के सिक्के को जारी किया गया था। इंपॉर्टेंट पर्सन कॉम्पिटिशन में भी देखने को मिलता है। इनके द्वारा चांदी व तांबे के जो सिक्के हैं उसका प्रचलन में भी थे। उस समय किसके सिक्के देखने को मिलते थे? तांबे व चांदी के सिक्के भी देखने को मिलते थे। साथ के साथ इन्होंने सोने के सिक्कों को भी जारी किया था बहुत बड़े संख्या में। तो इनके पास ये इस चीज से पता चलता है कि कितना समृद्धशाली इनका शासन था। अगले वाला पॉइंट आपके सामने शिल्प उद्योग, धातु उद्योग, वस्त्र उद्योग, आभूषण उद्योग व मिट्टी के बर्तनों का जो उद्योग है वो उन्नत अवस्था में थे। उस समय की बात करें, उस समय इनके राज्य में आपके सामने जो गुप्त काल में धातु उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग, आभूषण निर्माण हो गया, व मिट्टी के जो बर्तन है, इन सभी जो उद्योग है वो बहुत ही उन्नत स्तर पे था, बहुत ही बड़े स्तर पे देखने को मिलता था। इनके द्वारा अलग अलग प्रकार की श्रेणियों का निर्माण किया गया था जो उत्पादन व व्यापार को नियंत्रित किया करती थी। मतलब इन इस चीज से यह पता चलता है गुप्त काल के अंदर आपके सामने लोग व्यापार करने में भी समर्थ थे और उस समय बहुत ही समर्थशाली साम्राज्य देखने को मिलता था। गुप्त काल के जितने भी शासक रहे वो आपके सामने एक समर्थशाली शासक रहे। इन्होंने एक प्रशासन की भी बहुत अच्छी व्यवस्था लागू की, जिससे जो क्या क्या करते थे कि कौन व्यक्ति कितना उत्पादन करेगा, व्यापारी वर्ग पे नियंत्रित करते थे, और उत्पादन कहां कहां पर व्यापार किया जाएगा इस चीज को भी वो नियंत्रित किया करते थे। अगले वाला पॉइंट आपके सामने भू राजस्व। इनके समय भू राजस्व आय का मुख्य स्रोत हुआ करता था। क्यों? क्योंकि ज्यादातर आपके सामने जो कृषि से ही उत्पादन होता था, सबसे ज्यादा कृषि ही मुख्य जीविका का आधार थी। तो इसीलिए सबसे ज्यादा कहां से कर निकलता था? भूमि से ही, भूमि राजस्व से, भूमि कर से ही सबसे ज्यादा आपके सामने कर देखने को मिलता था, जिसमें दो प्रकार के कम थे, एक चौथाई 25% और 1/6 16.5% का आपके सामने कर देखने को मिलता था। मतलब 4 बोरी अगर आपके हुई है तो 1 बोरी लेकर जाते थे आपके गेहूं की, अगर 6 बोरी हुई है तो 1 बोरी लेकर चले जाते थे आपके घर से। समझ में आ गया? तो ये राजस्व की व्यवस्था हुआ करती थी। सामाजिक देख लिया, आर्थिक देख लिया, अब सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में देखेंगे कि गुप्त काल में किस प्रकार की सांस्कृतिक विशेषताएं देखने को मिलती थी। पहला पॉइंट आपके सामने कला और स्थापत्य कला। इनके समय क्या देखने को मिलता था? गुप्त काल में कला व स्थापत्य कला देखने को मिलती थी, जिसमें ये क्या किया करते थे? आपके सामने मंदिरों का निर्माण करना। जो ये गुप्त काल के जो राजा हुआ करते थे इनके द्वारा नागर शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ, जैसे कि देवगढ़ के दशावतार मंदिर, बेतरी गांव के ईंटों का मंदिर। मतलब नागर शैली में जो आपके सामने उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण शैली है उसको नागर शैली के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? उसमें नागर शैली में इन्होंने मंदिरों का निर्माण किया, जिसमें 2 मंदिर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, फेमस है। पहला है देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, और बेतरी गांव ईंट का मंदिर है, ये सबसे ज्यादा फेमस इनके द्वारा नागर शैली पे बनाए गए मंदिर थे। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला है उसका प्रारंभिक चरण था। मतलब भारतीय वास्तुकला में इन्होंने प्रथम स्तर में इनके द्वारा इनका निर्माण कर लिया गया था। मतलब जो नागर शैली है उसको स्थापत्य कला के रूप में जो स्थापित करने का सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है? गुप्त काल के राजाओं का रहा है इसमें। अगले वाला पॉइंट है मूर्तिकला। सारनाथ व मथुरा में मूर्तिकला महत्वपूर्ण केंद्र थे। गुप्त काल के समय आपके सामने जो सारनाथ है और मथुरा में मूर्तिकला के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनाए गए थे, मूर्तिकला के महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते थे। जहां पर इन्होंने सारनाथ, जहां पर भगवान बुद्ध से संबंधित, और मथुरा में आपके सामने इन्होंने हिंदी देवी देवताओं के क्या किए थे? मूर्तियों को स्थापित किया था, जिसमें इन्होंने भगवान बुद्ध की शांत व ध्यान में प्रतिमा लगाई। सारनाथ जैसी जगह पे इन्होंने भगवान बुद्ध की शांत एकदम जो ध्यान में विलीन इन्होंने भगवान की जो मूर्तियों को स्थापित किया, तथा मथुरा में हिंदू देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियों को स्थापित करने का कार्य किया गया। चित्रकला की बात करें आप इनके समय, तो अजंता की 16, 17, 19वीं जो गुफा देखने को मिलती है, इसमें जो भित्ति चित्र है वो गुप्त काल की उत्कृष्ट कला का उदाहरण है। मतलब जो अजंता की जो गुफाएं हैं इसमें 16, 17 व 19 नंबर जो आपके सामने जो भित्ति चित्रकला देखने को मिलती है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। समझ में आ गया? अब अपने देखा सामाजिक देख लिया, सांस्कृतिक देख लिया और आर्थिक रूप से देख लिया। आप देखेंगे इनके समय साहित्य का क्या योगदान रहता है गुप्त काल के समय। पहला है
संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग, मतलब गुप्त काल में संस्कृत साहित्य देखने को मिला, जिसमें कालिदास इनके प्रमुख क्या रहे, साहित्यकार रहे। कालिदास आपको पता है पूरी दुनिया में विश्व विख्यात आपके सामने क्या है, साहित्यकार रहे हैं, जिनके द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम व मेघदूत जैसे आपके सामने क्या साहित्य की रचना की गई। जो इनके द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम व मेघदूत जैसे जो साहित्य उसकी रचना की इन्होंने। शुद्रक, जिसमें मर्चक कट्टिका, जो शुद्रक है उनके द्वारा मर्चक कट्टिका लिखी गई। विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखी गई, तथा भारवी के द्वारा कीर्ता जुनेमियम के जैसी जो आपके सामने महान जो साहित्य संस्कृत का साहित्य है उसको लिखा गया। इन सब महान आपके सामने कवियों व नाटककारों ने संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया। कालिदास को आज भी आपके समय कालिदास हो गए, विशाख दत्त हो गए, इनका नाम भारतीय साहित्य में जब भी लिया जाता है तो इन्होंने इनका नाम सर्वप्रथम सबसे पहले संस्कृत साहित्य को गुणवंतित करने वाले साहित्यकारों में लिया जाता है। आपके सामने कालिदास ऐसे व्यक्तित्व हैं जिसके बारे में आपको जितना बताया जाए उतना कम है। उनके साहित्य की रचना न सिर्फ भारत में फेमस है, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, बल्कि विदेशों में भी इन सब साहित्यों पर रिसर्च की जाती है आपके सामने। अगले वाला पॉइंट है पुराणों और महाकाव्यों का संकलन देखने को मिलता है। इनके द्वारा इन्होंने क्या किया, पुराण और महाकाव्यों के बारे में विस्तार से बताया। रामायण और महाभारत का अंतिम रूप दिया गया, जिसमें अनेक पुराणों की रचना भी इसी काल में हुई। तो गुप्त काल के शासकों के द्वारा रामायण व महाभारत को भी अंतिम रूप देने का कार्य किया। मतलब इन्होंने भी क्या किया, रामायण व महाभारत की जो आपके सामने इनको भी रचना की इस काल में, इसको भी और भी समर्थशाली समाज के अनुरूप पढ़ने के लिए, जो समाज का जो वर्ग है उसके लिए पढ़ने के लिए इन्होंने अंतिम रूप से और भी शानदार रूप से अलग अलग जो स्थानीय भाषाओं में उसकी रचना की। साथ के साथ इस समय जो पुराण है वो पुराणों की रचना भी इसी काल में देखने को मिलती है। पुराण है वो भी इसी काल में रचे गए थे। अगले वाला पॉइंट आपके सामने जो अंतिम पॉइंट है, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, गणित और खगोल विज्ञान, जिसमें आर्यभट्ट के जो भटकी है उसकी रचना की थी। तो इनके सामने जो साहित्यकार हुआ करते थे उनका बहुत अच्छा साहित्य की रचना की, लेकिन साहित्य के साथ साथ इन्होंने विज्ञान व प्रौद्योगिकी पर भी काम किया, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे भी काम किया। इनके समय जो आर्यभट्ट है आर्यभट्ट का नाम सभी जानते हैं। इन्होंने शून्य का आविष्कार किया, दशमलव प्रणाली दी, पृथ्वी को अपनी दूरी पर घूमने के बारे में बताया कि पृथ्वी कैसे अपनी दूरी पर घूमती है, तथा सूर्य केंद्रित सिद्धांत का भी उल्लेख किया, जिसमें इन्होंने बताया कि सूर्य है वो आपके सामने जो जितने भी ग्रह हैं उसके केंद्र में है, सूर्य के आस जो चारों तरफ सारे ग्रह वो चक्कर लगाते हैं। इस चीज का सिद्धांत भी आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया। सिर्फ आर्यभट्ट ही एकमात्र इनके कार्य समय काल में एकमात्र जो महान वैज्ञानिक नहीं रहे थे, उसके अलावा भी काफी महान वैज्ञानिक रहे, जिसमें वराह मिहिर है जिनके द्वारा बृहत संहिता, ब्रह्मगुप्त के द्वारा ब्रह्म स्फुट सिद्धांत लिखा गया। तो इनके कार्यकाल में अलग अलग प्रकार के साहित्यकार देखने को मिले, जिसमें वराह मिहिर के द्वारा आपके सामने बृहत संहिता और ब्रह्मगुप्त के द्वारा ब्रह्म स्फुट सिद्धांत को लिखा गया। अगला पॉइंट आपके सामने चिकित्सा। धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, तो धन्वंतरी है उनके द्वारा आयुर्वेद के जनक माना जाता है। श्रुत है उनके द्वारा कौन सी चिकित्सा की गई, शल्य चिकित्सा है, उसके बारे में शल्य चिकित्सा जो चीड़-फाड़ होती है ना, ऑपरेशन जो किया जाता है आज के समय एलोपैथी में, वो ऑपरेशन को शल्य चिकित्सा बोला जाता है, और सुश्रुत ने सबसे पहले इसके बारे में बता दिया था। तो इतने बड़े धन्वंतरी व जो सुश्रुत आपके सामने जैसे जो महान वैज्ञानिक चिकित्सक वो इनके सामने भी हुए थे। धातु विज्ञान की बात करें, दिल्ली के लोह गुप्तकालीन जो दिल्ली का जो आपके सामने लोह है वो आज के समय में धातु विज्ञान की उत्कर्ष प्रमाण है, जो आज भी जंग से रहित है। मतलब उस पे जो दिल्ली का लोह स्तंभ है उसके ऊपर आज भी इस प्रकार से लोहे की कोटिंग की गई थी, लोहे के ऊपर कोटिंग की गई थी, जो आज भी उस पर जंग नहीं लगता है। तो ये था आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। गुप्त काल ने भारतीय सभ्यता को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की, जिसका प्रभाव आपके सामने सदियों तक महसूस किया जाता है। तो गुप्त काल के बारे में अपने विस्तार से पढ़ा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न जोर से देखने को मिलेगा, जोर से पढ़ के चले जाना। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद।